उस समय मुसलमानों के कुछ ग्रुप्स में इस्लामिक नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी और ऐसी ही भावना हिंदुओं में भी पनपने लगी थी कि हम खतरे में हैं। 3 जून 1947 को बंटवारे के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। सरदार पटेल भी देसी रियासतों को भारत में शामिल करने में लगे हुए थे। ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था। इसका मतलब एकदम सिंपल था कि अगर कैबिनेट मिशन पास हो जाता है तो देश के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से हो जाएंगे। यूं तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेय अक्सर महात्मा गांधी को जाता है, लेकिन असल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत गांधी ने नहीं बल्कि तिलक ने की थी। हालांकि माउंटबेटन के पास जून 1948 तक का समय था, पर फिर भी इसे जल्दी क्यों कर दिया गया था। इसके अलावा श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की पेशकश की थी, क्योंकि उनका मानना था कि सोवियत संघ और सोशलिस्ट इंडिया के बीच में पाकिस्तान दीवार बनकर खड़ा रहेगा। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में सावरकर और जिन्ना एकदम फिट बैठ रहे थे, और यही वो जड़ थी जिस वजह से बंटवारा हुआ और इसी वजह से एक नया देश बना था। Here was a newly created free nation with the second largest population in the world. 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे उस समय मुसलमानों के कुछ ग्रुप्स में इस्लामिक नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी और ऐसी ही भावना हिंदुओं में भी पनपने लगी थी कि हम खतरे में हैं। हिंदू नेशनलिज्म में एक मेजर फिगर विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुत्व शब्द को इन्होंने ही मशहूर किया था, पर सावरकर जी को लेकर बहुत से लोगों की सोच ब्लैक एंड वाइट रहती है, यानी लोग या तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं या फिर वो उन्हें बहुत नापसंद करते हैं। लेकिन हकीकत इस पर निर्भर करती है कि आप उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा देख रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में सावरकर जी भी जिन्ना की ही तरह देशभक्त थे, क्योंकि इन्होंने जिन्ना की ही तरह शुरुआत में मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स मतलब मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे। पर इन्होंने साल 1903 में ही अपने बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर मित्र मेला नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जो 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी में बदल गई थी। पर इनके प्रोटेस्ट करने का तरीका काफी वायलेंट था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और कपड़े जलाए थे। इसी वजह से उन्हें लंदन ग्रेस लॉ कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई थी और वो लंदन से ही बॉम्ब मैनुअल सप्लाई करने लगे थे। इन्होंने मदन लाल ढींगरा को उकसाया था, जिससे ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एडवाइजर कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। इसके बाद अनंत लक्ष्मण कन्हेरे से नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन को भी मरवा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इन सभी केसेस के चलते वायलेंट क्राइम्स के लिए 15 साल की इन्हें सजा सुना दी थी। पर ये कानून के अच्छे जानकार थे, तो इन्हें छठी माफीनामे के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया था। 1923 में इन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व की किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने हिंदुत्व को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताया था। दोस्तों, जैसे नाजिज्म प्योर जर्मन ब्लड की बात करता था, वैसे ही हिंदुत्व भी प्योर भारतीय खून की बात कर रहा था, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एक थे, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस आउटसाइडर थे। उस समय एक और सावरकर जैसे इंसान थे जो हिंदुत्व विचारधारा में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग थे जो लोगों को एक साथ लाने में विश्वास रखते थे। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के बजाय वो ये कहते थे कि धर्म अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए बाहरी नहीं हो जाता क्योंकि उनका धर्म अलग है। अहमदनगर के राजा इस देश में आए और यहीं बस गए। वह चाहते थे कि स्थानीय उद्योग विकसित हो। गोरा या काला होना कोई मायने नहीं रखता। सूचक या तो भले ही कोई मुस्लिम हो या फिर इंग्लैंड से हो, अगर वो इस देश के लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो वह बाहरी व्यक्ति नहीं है। शायद वो अपनी प्रार्थनाओं के लिए उसी स्थान पर नहीं जाता होगा जहां मैं जाता हूं। शायद हमारे बीच कोई अंतर्विवाह या खान पान ना हो। यूं तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का श्रेय अक्सर महात्मा गांधी को जाता है, लेकिन असल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत गांधी ने नहीं बल्कि तिलक ने की थी। इसलिए उन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट भी कहा जाता है। यानी 1905 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और बंगाल विभाजन के विरोध में भी जुलूस निकाला था। इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को ज्वाइन किया था। तब तक तिलक लगभग 60 साल के हो चुके थे। इस तरह गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद का नया चेहरा बन गए थे। बाद में गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी भी शामिल हुए थे। लेकिन उनकी विचारधाराओं में एक समान बात थी कि वे धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने में विश्वास नहीं रखते थे। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कांग्रेस के मेंबर बनने पर एक शर्त रख दी थी कि कोई भी इंसान जो हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का सदस्य था, कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता था। भगत सिंह ने भी नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में भी ऐसी शर्त रखी थी कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन से जुड़ा कोई इंसान उनकी सभा का सदस्य नहीं हो सकता। भगत सिंह की ही तरह राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद सभी इंडियन नेशनलिस्ट थे। हिंदू नेशनलिस्ट या मुस्लिम नेशनलिस्ट नहीं थे, बल्कि गांधी जी और तिलक जी धर्म से पहले देश को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन सावरकर और जिन्ना आइडियोलॉजी
धर्म पहले और देश बाद में रखते थे। ऐसा ही कुछ मुस्लिम लीग के साथ था। मुस्लिम लीग के कई सदस्य मुस्लिम नेशनलिस्ट थे। 1930 के दशक में रहमत अली की तरह सूरावर्दी और 1930 के दशक के बाद जिन्ना भी मुस्लिम नेशनलिस्ट बन गए थे। दूसरी ओर इंडियन नेशनलिस्ट मुस्लिम भी थे, जैसे मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका मानना था कि धर्म से पहले देश आता है। इन सब ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया था जिसे ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, जिनकी काफी मेहनत के बाद कई नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टीज एक साथ आ गई थी, जिनका नारा था कि वे अपने धर्म के लिए एक विशेष देश नहीं बनाना चाहते। उस समय 3 अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे, इंडियन नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट, मुस्लिम नेशनलिस्ट, और यही वो जड़ थी जिस वजह से बंटवारा हुआ और इसी वजह से एक नया देश बना था। जनवरी 1933 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुस्लिम नेशनलिस्ट नेता रहमत अली ने कई पर्चे छापे थे, जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, और लिखा था कि भारत की 5 नॉर्दर्न यूनिट्स पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बालूचिस्तान को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहिए जो भारतीय संघ से आजाद होगा, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। दूसरी ओर 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में 2 नेशन रेजोल्यूशन अपनाया गया, और यह होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सावरकर जी की किताब 1937 में जो छपी थी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में ये लिखा था कि वास्तव में भारत में 2 विरोधी राष्ट्र हैं और वो साथ साथ रह रहे हैं। पर कई राजनेता मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, लेकिन भारत के भीतर 2 अलग अलग राष्ट्र थे, हिंदू और मुसलमान। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें भारत के वायसरॉय लेनिन को घोषणा करते हैं कि भारत भी इस जंग में ब्रिटेन की मदद करेगा, पर कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं होती और इसके बदले ब्रिटिश सरकार के सामने एक कंडीशन रखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की ही बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की अनुमति दे दी जाए, तभी भारत अंग्रेजों की मदद करेगा। लेकिन लेनिन गो ने इस मांग को खारिज कर दिया और जाकर सावरकर से मिलते हैं और मदद मांगते हैं, जिसके बाद हिंदू महासभा कहती है कि देश को जंग के बाद बस डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। 1937 में हुए इलेक्शंस में कांग्रेस के पास मेजोरिटी सीट्स थी, पर हिंदू नेशनलिस्ट सावरकर और मुस्लिम नेशनलिस्ट जिन्ना दोनों ने मिलकर सिंध, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कई गठबंधन सरकारें बनाई थी। इसी वजह से जिन्ना भी वायसरॉय लेनिन गो से मिलते हैं और वादा करते हैं कि मुस्लिम लीग भी उन्हें मदद करेगी, पर उसके बदले वो देश का बंटवारा चाहते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पाकिस्तान बनाने की इस इच्छा को एक प्रस्ताव के रूप में अपनाया गया। लाहौर सेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई थी कि भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुसंख्य हैं उन्हें आजाद राज्य बनाना चाहिए, जिसके बदले में ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया था और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग इस दिन को पाकिस्तान डे के रूप में मनाती है। 1940 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात सावरकर और जिन्ना से हुई थी, इस उम्मीद में कि वो उन्हें शायद दोनों धर्मों के बीच एकता बनाए रखने के लिए मना लेंगे, लेकिन दोनों ने ही किसी भी तरह के सहयोग से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की पेशकश की थी। नेता सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, लेकिन सावरकर कहते हैं कि इस युद्ध में जापान के प्रवेश ने हमें सीधे तौर पर उजागर कर दिया है और हमें तुरंत अंग्रेजों के दुश्मनों पर हमला कर देना चाहिए। साथ ही हिंदू महासभा के सदस्यों को हिंदुओं को अंग्रेजों के साथ सैन्य बलों में शामिल होने के लिए भी उकसाते हैं, खासकर उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, जिस इलाके में सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा टूट भी गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1942 में एक रेडियो भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस इस कारण से सावरकर और जिन्ना के खिलाफ बोले थे, मैं आग्रह करता हूँ मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना और सभी नेताओं से जो अब तक अंग्रेजी सरकार से संधि के बारे में सोच रहे हैं, एक बात सभी अच्छे से समझ लें कि कल की दुनिया में भारत में कोई ब्रिटिश अंपायर नहीं होगा। 5 अगस्त 1947 तक सावरकर ने जिन्ना की मांगों का समर्थन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा मिस्टर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी से कोई झगड़ा नहीं है। 1940 और 1945 तक विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जिन्ना लगातार चर्चिल से बातचीत कर रहे थे। जिन्ना और चर्चिल के बीच इस पत्र व्यवहार को जिन्ना चर्चिल लेटर्स के नाम से जाना जाता है। चर्चिल जिन्ना का समर्थन करते थे और मानते थे कि पाकिस्तान पश्चिम के लिए एक वफादार दोस्त साबित होगा, क्योंकि उनका मानना था कि सोवियत संघ और सोशलिस्ट इंडिया के बीच में पाकिस्तान दीवार बनकर खड़ा रहेगा। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में सावरकर और जिन्ना एकदम फिट बैठ रहे थे। 1946 में हुए चुनावों के बाद मुस्लिम लीग 109 से 425 सीटों तक बढ़ चुकी थी और जिन्ना की वैधता और ज्यादा बढ़ चुकी थी और उन्हें कायदे आजम का खिताब दिया गया था, यानी द ग्रेट लीडर। हालांकि हिंदू सभा की 12 सीटें भी नहीं बच पाई थी और वो 0 पर आ गई थी। और एक कारण और था जिन्ना को मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में देखने का। He was now called Qaid-e-Azam, the great leader. By employing the imagery and symbolism of Islam, he'd found he could fire the Muslim masses. His rallying call became Islam in danger.
He advocated the two-nation theory and turned to exactly the kind of populist. पर दोस्तों इस समय तक चुनावों में धन और संपत्ति वाले लोग ही वोट दे सकते थे। इन इलेक्शन में केवल 14% वयस्क मुसलमान ही वोट कर सकते थे और 86% मुसलमानों ने वोट ही नहीं डाला था। खैर ब्रिटेन में 1945 के चुनाव में चर्चिल का स्थान वामपंथी लेबर पार्टी के राजनेता क्लेमेंट एटली ने ले लिया था। वह ब्रिटेन के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विभाजन के खिलाफ थे। देश को एकजुट करने के लिए क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि कैबिनेट मिशन की योजना काफी अजीब थी। वे भारत को ग्रुप ए, बी, सी और देसी रियासतों में बांटना चाहते थे। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पर नियंत्रण रखेगी और फॉरेन ट्रेड, करेंसी, क्रेडिट, टैक्सेशन इसके अंदर नहीं आएगा। पर इस पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये कैसी केंद्र सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हैं कि वह ना तो गरीबी मिटा सकती है और ना ही देश में औद्योगिकरण ला सकती है, और अगर इस योजना को अपनाया जाता है तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। पर दोस्तों जिन्ना ने इस योजना का समर्थन किया था, उनका मानना था कि ग्रुप ए और बी पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा, और ऐसा ही कुछ सरदार पटेल ने भी कहा था कि या तो देश के बहुत से टुकड़े हो जाएं या फिर सिर्फ 2 टुकड़ों में ही सहमति दे दी जाए, क्योंकि कैबिनेट मिशन बहुत सारे बंटवारे का प्लान था। इसी वजह से सिर्फ एक बंटवारा ही देश को बचा सकता था। 15 अगस्त 1946 में जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करते हैं और इसी वजह से बंगाल में काफी हिंदू मारे जाते हैं। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देना होगी। जहां एक और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री और भारत के नए वायसरॉय विभाजन नहीं होना देना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर वे भारत पाकिस्तान के इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। समय खत्म होता जा रहा था। कैबिनेट मिशन योजना पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान को ही स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि माउंटबेटन के पास जून 1948 तक का समय था, पर फिर भी इसे जल्दी क्यों कर दिया गया था, इसे जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।